नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पार्ट 9 देखेंगे। इसके पहले के जो पार्ट्स हैं हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस पार्ट में हम 50 MCQ सॉल्व करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के। तो ये जो हमारी मैराथन है वो इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। बताना है यहाँ पर कि बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। तो ऑप्शन ए है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, ऑप्शन बी सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन सी निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन डी परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल विकास में सामाजिक अधिगम सिद्धांत वातावरण संबंधी कारकों पर ही महत्व देता है, क्योंकि जो बच्चे का जो वातावरण होता है वही सामाजिक जो परिवेश होता है वही बच्चे का वातावरण होता है, बच्चा उसी से निकल कर आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक शारीरिक विकलांग बालक के लिए विद्यालय में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक रूप से होना चाहिए। शारीरिक विकलांग बालक है तो उसके लिए विद्यालय में आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए, क्या सुविधा होना चाहिए। ऑप्शन ए बालक के लिए कक्षा विद्या का कक्ष में प्रवेश की उचित सुप्रबंध, बालक के लिए भोजन का प्रबंध, बालक के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध, बालक के लिए आवास का प्रबंध। देखिए ये सब तो होना ही चाहिए, ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए, लेकिन जो प्राइमरी आपका जो मेन आवश्यकता है वो ये है कि बालक को कक्षा तक पहुंचने के लिए उपरोक्त सुविधा होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी सभी ऑप्शन भी सही है, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल यानी जो सबसे उचित आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में से कुछ शिक्षार्थियों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। है ना, आप एक बच्ची की रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं 6 महीने में उसने क्या सीखा क्या किया ये सब। तो ऑप्शन ए है प्रत्येक माह उसकी लंबाई मापेंगे, प्रत्येक माह उसका वजन तौलेंगे, प्रत्येक माह उसके आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, ऑप्शन डी प्रत्येक माह उसकी रुचियों आदतों दृष्टिकोण स्वभाव व्यक्तित्व व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उसकी आदतों दृष्टिकोण स्वभाव उसके व्यक्तित्व और उसके व्यवहार की हम एक रिपोर्ट बनाएंगे, इन सभी को हम जांचेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में खेल उनके समाजीकरण के लिए क्यों आवश्यक हैं। बच्चों में खेल उनके समाजीकरण के लिए क्यों आवश्यक हैं। ऑप्शन ए खेल से बच्चों में सुरक्षा की भावना आती है, ऑप्शन बी खेल से बच्चों में हम की भावना आती है, ऑप्शन सी खेल से बच्चों में नेतृत्व व अनुकरण की भावना आती है, ऑप्शन डी ये सभी तथ्य समाजीकरण के लिए आवश्यक हैं। तो देखिए समाजीकरण, खेल से बच्चों का समाजीकरण हो रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि खेल से बच्चों में सुरक्षा की भावना आती है, ये भी सही है। खेल से बच्चों में हम की भावना आती है, ये भी सही है। खेल से बच्चों में नेतृत्व व अनुकरण की भावना आती है। तो इस तरीके से ये सभी तथ्य समाजीकरण के लिए आवश्यक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है, यानी बच्चे का जो सृजनात्मक विकास होता है उसमें कौन सा चीज़ जो है सहायक नहीं होगी। देखिए खेल तो बिल्कुल सहायक होंगे, भाषण हास्य क्रियाएं निर्माण संबंधी क्रियाएं ये तीनों जो है बालक के सृजनात्मक विकास में सहायक होंगे, लेकिन भाषण जो है सहायक नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नहीं पूछा था यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी की भाषण जो है सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, आपको किसी शिक्षार्थी के बारे में यह आकलन करना है कि वह दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्न का निर्माण करेंगे। यानी आप ने बच्चे को कोई समस्या दी है तो उस समस्या के ऊपर उसका व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण क्या रहेगा ये आप जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको किस तरह के प्रश्न उसको देंगे।
तो ऑप्शन ए है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ऑप्शन बी निबंधात्मक प्रश्न, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑप्शन डी वैकल्पिक प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी निबंधात्मक प्रश्न हम उसको देंगे, जिससे वो जो है डिटेल्स में उसको लिखेगा ना, उसकी जो समस्या है उस समस्या का जो सॉल्यूशन है, जो हल है उसका, उसको जो है वो एक डिटेल में एक तरीके से लिखेगा। तो निबंधात्मक प्रश्न हमको इस चीज़ में हेल्प करेगा कि बच्चे का जो व्यक्तित्व और उसका किसी समस्या के प्रति क्या दृष्टिकोण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए। देखिए, बालकों का स्वभाव आपको समझना है, यानी बालकों की मेंटिलिटी, उनका बिहेवियर उनका समझना है। तो आपको किस चीज़ का अध्ययन करना चाहिए। ऑप्शन ए सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन बी प्राकृतिक विज्ञान, ऑप्शन सी बाल मनोविज्ञान, ऑप्शन डी भौतिक विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बाल मनोविज्ञान, यानी चाइल्ड पेडागोजी का हम अध्ययन करेंगे, जिससे हमें बालक के स्वभाव को समझने में सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की आकलन की विशेषता नहीं है। इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के आकलन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए यह आकलन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है, इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। ऑप्शन सी इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है। ऑप्शन डी इसमें सूचना शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नहीं पूछा था यानी गलत पूछा था, और गलत जो है यहाँ पर डी है और गलत पूछा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि हमारा इसका राइट आंसर होगा। बाकी देखिए बाकी जो ऑप्शंस हैं वो अधिगम के आकलन की विशेषताएं हैं, ए बी और सी तीनों जो है आकलन की अधिगम की विशेषताएं हैं, लेकिन ऑप्शन जो डी है वो अधिगम के आकलन की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में छात्राएं छात्रों की अपेक्षा अधिक कुशल होती हैं। किस चीज़ में अधिक कुशल होती हैं। ऑप्शन ए पठन गति में, ऑप्शन बी शैक्षिक अभिक्षमता में, ऑप्शन सी बुद्धि में, ऑप्शन डी शारीरिक लंबाई में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पठन गति में पूर्व माध्यमिक कक्षा में छात्राएं जो होती हैं वो छात्रों से अधिक कुशल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी गुटखा या सुपारी खाकर कक्षा में आता है, आप निम्न में से किस से उसकी इस हरकत का जिम्मेदार मानेंगे। ऑप्शन ए उसकी अंत इच्छा यानी बस खुद की इच्छा से खाता है, उसका सामाजिक वातावरण यानी वो जिस वातावरण में रहता है, जिस एनवायरनमेंट में रहता है, जिस समाज में रहता है, उसको आप जिम्मेदार मानेंगे। ऑप्शन सी उसका आपके प्रति द्वेष यानी वो आपसे नाराज है, आपसे घृणा करता है इसलिए यह ऐसा करता है। ऑप्शन डी कक्षा में स्वयं को सबसे अलग दिखाने का उसका तरीका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी उसका सामाजिक वातावरण ही इस चीज़ का कारण होगा, क्योंकि जिस जैसे वो लोगों को देख रहा है या जिन लोगों के साथ वो रहता है, हो सकता है वो लोग गुटखा या सुपारी खाते हों, तो उनकी संगत में आकर वह ऐसा कर सकता है। तो उसका जो सामाजिक वातावरण है इसके लिए जिम्मेदार होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शिक्षक को अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा अधिक से अधिक प्रश्न पूछने से। ऑप्शन ए कक्ष का अनुशासन बना रहेगा, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को यह पद्धति पसंद नहीं होती है, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, ऑप्शन डी शिक्षण को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि शिक्षार्थियों को अभिव्यक्ति यानी अपने आप को प्रेजेंट करने का अवसर मिलता है। इससे अगर आप अधिक से अधिक अपनी कक्षा में प्रश्न पूछेंगे तो इससे बालक को अपने आप को खुद को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के किसी शिक्षार्थी को पढ़ाने हेतु
उसे प्रेरित करने का कौन सा तरीका उपयुक्त मानते हैं। यानी आप उसको मोटिवेट करना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो इसमें से कौन सा तरीका आप उसके लिए उपयुक्त मानेंगे। ऑप्शन ए है शिक्षार्थी के आत्मसम्मान को सुरक्षित करना। ऑप्शन बी उसकी प्रशंसा दूसरे शिक्षार्थियों के समक्ष करना। ऑप्शन सी उसे सकारात्मक प्रलोभन देना। ऑप्शन डी शिक्षार्थी के प्रेरकों का मार्गांतरीकरण करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी शिक्षार्थी के प्रेरकों का मार्गांतरीकरण करना। यानी आप जो उसको प्रेरणा, जो उसकी इंटरनल प्रेरणा है यानी इंटरनल मोटिवेशन है, या आप जो उसको मोटिवेशन दे रहे हैं, तो उस मोटिवेशन का एक मार्गदर्शन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है किसी बालक के संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका। यानी कि बालक के संवेगात्मक अनुभवों का विश्लेषण आपको करना है, तो कौन सा तरीका उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए उसकी मुख मुद्रा। ऑप्शन बी अंतर्निरीक्षण। ऑप्शन सी उद्दीपकों की प्रतिक्रिया। ऑप्शन डी उसके हाथों की स्थिति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उद्दीपकों की प्रक्रिया। यानी वो किसी एक्शन के प्रति क्या रिएक्शन देता है, यानी वह किसी क्रिया के विपरीत क्या प्रतिक्रिया देता है, इससे आप उसके संवेगात्मक अनुभवों का विश्लेषण कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। और क्वेश्चन है अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम, घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन बी अंतर्दृष्टि सिद्धांत। ऑप्शन सी शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। ऑप्शन डी प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत की सहायता से आप किसी बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शास्त्रीय अनुबंध किसने दिया था। एक मनोवैज्ञानिक थे पावलोव, जिन्होंने कुत्ते पर परीक्षण किया था। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत उन्होंने दिया था। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था। ये दिया था थॉर्नडाइक ने। ये दिया था आपका थॉर्नडाइक ने। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की। जीन पियाजे ने बच्चों की कितनी नैतिक अवस्थाओं की पहचान की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चार अवस्थाएं बताई थी हमें जीन पियाजे ने। संवेगी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो हमें चार अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहली जो अवस्था होती है संवेदी उत्प्रेरक अवस्था, वो होती है 0 से 2 वर्ष फर्स्ट स्टेज। जो दूसरी स्टेज होती है वो होती है 2 से 7 वर्ष। और जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है 7 से 12। और आपकी जो फोर्थ स्टेज होती है वो होती है 12 के बाद तक, जो कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो 4 स्टेज हमें जीन पियाजे ने दी थी। तो अगला क्वेश्चन है यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी। क्वेश्चन है यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है, यानी कि वह अपने वातावरण से घुल मिल गया है, उसके अकॉर्डिंग वह चलने लगा है, तो उसमें बुद्धि है। तो उसमें किस तरह की बुद्धि है, ये परिभाषा किसने दी है। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन बी रायबर्न ने। ऑप्शन सी कॉल्विन ने। ऑप्शन डी थॉमसन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी यानी कि कॉल्विन ने ये परिभाषा बुद्धि की दी थी। अगला क्वेश्चन है, आजकल शिक्षा के विभिन्न आधार पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए। क्वेश्चन है, आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से पर आधारित होनी चाहिए। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के समर्थक के रूप में आपके अकॉर्डिंग बालक की शिक्षा जो है किस पर आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन ए बालक के आर्थिक स्तर पर, ऑप्शन बी बालक की सामाजिक स्थिति पर, ऑप्शन सी बालक की इच्छा एवं रुचि पर, ऑप्शन डी बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर आधारित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तार्किक चिंतन निम्न में से किसका एक आवश्यक अंग है। तार्किक यानी लॉजिकल थिंकिंग निम्न में से किसका एक आवश्यक अंग है। ऑप्शन ए समस्या शिक्षा का, ऑप्शन बी समस्या समाधान का, ऑप्शन सी सामुदायिक मांग का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि समस्या समाधान का। तार्किक चिंतन समस्या समाधान का आवश्यक अंग है। अगला क्वेश्चन है, भूल और प्रयास द्वारा अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया। भूल और प्रयास यानी कि त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन बी हेंगाटी ने, ऑप्शन सी कॉलर ने, ऑप्शन डी पियाजे ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी थॉर्नडाइक ने भूल और प्रयास का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है। बताना है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसका कथन है। ऑप्शन ए वुडवर्थ का, ऑप्शन बी रॉस का, ऑप्शन सी जिजवर्ड का, ऑप्शन डी एनास्टरी का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी रॉस का। रॉस ने कहा कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ करता है, यानी बच्चा जब लॉजिकली सोचने लगता है वस्तुओं यानी चीज़ों के बारे में और घटनाओं के बारे में, तो वह किस अवस्था में होता है। और ये जीन पियाजे ने हमें ये 4 अवस्थाएं दी थी। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था 4th स्टेज हमें दी थी, यही 4th स्टेज जीन पियाजे द्वारा दी गई हैं। ऑप्शन ए है इसका संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन में पूछा है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ करता है। देखिए करता है पूछा है, अगर यहाँ पर पूछा बोला होता क्वेश्चन में कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के बारे में सोचता है, तो आपका राइट आंसर हो जाता बी। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि प्रारंभ कर देता है यानी वह स्टेज शुरू हो जाती है। यहाँ पर देख लेते हैं, जो संवेदी प्रारंभ अवस्था होती है वो होती है 0 से 2 वर्ष, ठीक है। इसके बाद ये पूर्व संक्रियात्मक दूसरी अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष, है ना। और जो लास्ट स्टेज होती है 12 वर्ष के बाद तक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी। अगर प्रारंभ बोला है क्वेश्चन में तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, और अगर प्रारंभ नहीं बोलता है तो हमारा जो राइट आंसर होता ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए अधिगम अक्षमता वाले बालक,
श्रवण दोष युक्त वाले बालक, ऑप्शन सी दृष्टि दोष युक्त वाले बालक, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जो है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आ जाते हैं कि बालक अच्छा में श्रवण दोष है या दृष्टि दोष है, समावेशी शिक्षा में हम सभी बच्चों को समान मानते हुए शिक्षण कराते हैं। अगला क्वेश्चन है गणित संबंधी समस्या को कहते हैं। अगर कोई बच्चा जिसको गणित में संबंध है यानी जोड़ घटाव या कैलकुलेशन में उसको दिक्कत है तो वो जो है किस फेजिया से इफेक्टेड है? ऑप्शन ए डिसफेजिया, ऑप्शन बी असिम्बोलिया, ऑप्शन सी डिस्प्रैक्सिया, ऑप्शन डी डिसकैलकुलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वो डिसकैलकुलिया से प्रभावित है। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? जो बच्चा पढ़ने पढ़ने में अक्षम होता है ना, पढ़ने में अक्षम होता है वो डिस्प्रैक्सिया से ग्रसित होता है। अगला क्वेश्चन है किसी बालक के आकलन में संज्ञान का महत्व है। किसी बालक का आकलन कर रहे हैं तो उसमें संज्ञान का क्या महत्व होगा, कॉग्निशन का क्या महत्व होगा? ऑप्शन ए बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में, ऑप्शन बी बच्चों के आंतरिक उथल पुथल ज्ञात करने में, ऑप्शन सी बच्चों में भय की दशा उपस्थित करने में, ऑप्शन डी बच्चों में क्रोध की भावना जागृत करने में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में आकलन में संज्ञान का महत्व होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जब कोई बालक अपने काल्पनिक विचारों तथा इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है तो इस प्रकार का चिंतन कहलाता है। क्वेश्चन है जब कोई बालक अपने काल्पनिक विचारों तथा इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है तो इस प्रकार का चिंतन कहलाता है। यानी कि बच्चा जो है काल्पनिक सोचता है यानी इमेजिनरी सोचता है, और इच्छाओं की अभिव्यक्ति यानी जो उसने सोचा है यानी अपने आप को ही वो जो है सही ठहराता है या व्यक्त करता है, तो इस प्रकार का चिंतन क्या कहलाता है? स्वैरी चिंतन, ऑप्शन बी सृजनात्मक चिंतन, ऑप्शन सी अभिसारी चिंतन, ऑप्शन डी आलोचनात्मक चिंतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वैरी चिंतन, यानी वो खुद ही ये सब सोच रहा है, उसमें कुछ सही भी हो सकता है कुछ गलत भी कंसेप्ट हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है ऐसे शिक्षार्थी जिनकी शैक्षिक उपलब्धि औसत से कम होती है उनकी इस समस्या का प्रमुख कारण नहीं है। यहाँ पर नहीं है बताना है। ऐसे शिक्षार्थी जिनकी शैक्षिक उपलब्धि औसत से कम होती है उनकी इस समस्या का प्रमुख कारण नहीं है। ऑप्शन ए वातावरण का प्रभाव, ऑप्शन बी स्वभाव संबंधी दोष, ऑप्शन सी उच्च बौद्धिक क्षमता, ऑप्शन डी कर्तव्य त्यागिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये जो है उच्च बौद्धिक क्षमता उनकी इस समस्या का प्रमुख कारण नहीं होती है। अगर किसी बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि औसत से कम है तो उसके लिए कारण हो सकता है वातावरण, स्वभाव उसका हो सकता है, कर्तव्य त्यागिता उसकी हो सकती है, लेकिन उच्च बौद्धिक क्षमता इसका कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है संज्ञान का सामान्य बोलचाल में अर्थ है। संज्ञान यानी कॉग्निशन का सामान्य बोलचाल भाषा में क्या अर्थ है ये बताना है। ऑप्शन ए जानना, ऑप्शन बी भूलना, ऑप्शन सी देखना, ऑप्शन डी सुनना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जानना। संज्ञान का सामान्य बोलचाल में अर्थ है जानना। संज्ञान होना किसी चीज का मतलब किसी ज्ञान का हमें संज्ञान होना यानी जानना। अगला क्वेश्चन है ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से नहीं बताता है। अगला क्वेश्चन है ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया हमें यहाँ से? अभी ब्रूनर ने।
उनके सिद्धांत के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से नहीं बताता है। ऑप्शन ए सक्रियता द्वारा, ऑप्शन बी दृश्य प्रतिमा द्वारा, ऑप्शन सी सांकेतिक द्वारा, ऑप्शन डी सूझ द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सूझ द्वारा वह बच्चा अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से नहीं बताता है ना, सूझ के द्वारा नहीं बताता है, बाकी इन सब चीज़ों के द्वारा वह अपनी जो अनुभूतियाँ हैं, मानसिक अनुभूतियाँ, उनको बता सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जब किसी भी प्रकार के आवेश में खाली स्थान है, आने, भड़कने तथा उत्तेजित होने की दशा की सूचित करता है। शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़कने तथा उत्तेजित होने की दशा की को सूचित करता है। ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी आवेग, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी प्रेरणा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि संवेग। शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में संवेग, आने, भड़कने तथा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों में शिक्षा का सफल कार्यक्रम करने के लिए किस योग्यता का विकास आवश्यक नहीं है। यहाँ पर विकास आवश्यक नहीं है बताना है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों में शिक्षा का सफल कार्यक्रम करने के लिए किस योग्यता का विकास आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए सामान्य रूप से कक्षोन्नति, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन, ऑप्शन सी सामाजिक अनुभवों से दूरस्थता, ऑप्शन डी शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि सामाजिक अनुभवों से दूरस्थता। अगला क्वेश्चन है, किसी बालक के प्रारंभिक व्यक्ति विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक। किसी बालक के प्रारंभिक व्यक्तिगत विकास में, इंडिविजुअल डेवलपमेंट में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए बालक की अपनी मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्ति, ऑप्शन बी घर का वातावरण तथा माता पिता से बालक का लगाव, ऑप्शन सी संवेगात्मक सुरक्षा की बालक में आंशिक योग्यता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि घर का वातावरण एवं माता पिता से बालक का लगाव बालक के प्रारंभिक व्यक्तिगत विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जितने अच्छे उसके अपने माता पिता से उसके वातावरण में जितने अच्छे उसके संबंध होंगे, उसका जो प्रारंभिक विकास है बच्चे का वो उतना ही बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन है, आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय की प्रवृत्ति को कम करने हेतु वस्तु को रटने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पर बताना है कि किस तरीके के प्रश्नों से बालक में रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है। ऑप्शन ए अति लघुत्तरी प्रश्न, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑप्शन सी निबंधात्मक प्रश्न, ऑप्शन डी वैकल्पिक प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी निबंधात्मक प्रश्नों से बालक में जो है रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, आजकल विद्यालय आधारित आकलन की चर्चा की जाती है। विद्यालय आधारित आकलन की चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत अध्यापकों को विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। यानी कि इस आकलन से शिक्षा जो शिक्षक है उसको बालक के किस व्यवहार या किस चीज़ के बारे में जानने का अवसर प्राप्त नहीं होता। ऑप्शन ए वे क्या सीखते हैं, ऑप्शन बी वे क्या सोचते हैं, ऑप्शन सी वे कैसे सीखते हैं, ऑप्शन डी वे कैसे सोते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इस आकलन से आप ये नहीं पता कर सकते कि वे कैसे सोते हैं। तो बाकी सब चीज़ें इस आकलन से हम शिक्षार्थी की पता कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मोंटेसरी प्रणाली का विकास किस प्रकार के बालकों के लिए किया गया था। मोंटेसरी प्रणाली एक खेल प्रणाली होती है
ना, इसका विकास किस प्रकार के बालकों के लिए किया गया था? तो ऑप्शन ए है मंद बुद्धि और सुविधाहीन बालकों के लिए, ऑप्शन बी तीव्र बुद्धि बालकों के लिए, ऑप्शन सी औसत बुद्धि बालकों के लिए, ऑप्शन डी सृजनशील बुद्धि बालकों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनके लिए जो है मोंटेसरी प्रणाली का विकास किया गया, और ये जो है एक शिक्षा प्रणाली होती है। सॉरी, शिक्षा प्रणाली नहीं, सॉरी, ये खेल प्रणाली, ये जो है खेल प्रणाली भी हम इसको बोलते हैं, खेल प्रणाली से संबंधित है मोंटेसरी प्रणाली, जो कि मंद बुद्धि और सुविधाहीन बालकों के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है व्याख्यान तकनीक के विषय में शिक्षाविदों का विचार है कि। क्वेश्चन है हमारा व्याख्यान तकनीक के विषय में शिक्षाविदों का विचार है कि। ऑप्शन ए इसका उपयोग आधुनिक शिक्षा में न्यूनतम है, ऑप्शन बी यह अधिगम में वृद्धि हेतु आवश्यक साधन है, ऑप्शन सी इसका प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य है, ऑप्शन डी इसका प्रयोग एकांकी रूप में उत्तम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इसका प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य है। यानी व्याख्यान तकनीक में बच्चे को हम जो है प्रेरणात्मक जो उसका इसका जो प्रेरणात्मक उपयोग है वो नगण्य होगा, यानी हम व्याख्यान विधि तकनीक से बच्चे को प्रेरित नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य का दोहराना आवश्यक है। ऑप्शन ए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ऑप्शन बी शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, ऑप्शन सी अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन डी अनुकरण सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत हमें बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या एक संवेग नहीं है। निम्न में से संवेग नहीं है बताना है। ऑप्शन ए पलायन, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी भय, ऑप्शन डी भूख। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पलायन जो है एक संवेग नहीं है, एक सेंसेशन नहीं है। बी सी डी जो है संवेग के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है, निम्न में से किसका कथन है। बताना एक समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए स्टैनली, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी जीन पियाजे, ऑप्शन डी क्रो एवं क्रो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी स्टैनली ने ये स्टेटमेंट दिया था कि समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुकरण को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए प्रति सचेत होना चाहिए। उपयोगी और रोचक प्रक्रिया है, अनुकरण को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन ए अलग अलग शिक्षार्थियों में तुलना करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, ऑप्शन सी शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में शिक्षार्थी के अधिगम के बारे का प्रयोग कराने में जानकारी प्राप्त करने के लिए विधि, ऑप्शन डी प्रतिपुष्ट फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में शिक्षार्थी के अधिगम के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं। यानी जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें किस अवस्था के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। ऑप्शन ए बाल अवस्था के, ऑप्शन बी किशोर अवस्था के, ऑप्शन सी प्रौढ़ अवस्था के, ऑप्शन डी वृद्ध अवस्था के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बाल अवस्था के।
अगला क्वेश्चन है, बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है? बच्चे की सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है? ऑप्शन ए रुचि के आधार पर सोचना, ऑप्शन बी अनुभव के आधार पर सोचना, ऑप्शन सी तर्क के आधार पर सोचना, ऑप्शन डी अनुकरण के आधार पर सोचना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर बच्चा तर्क के आधार पर सोचता है तो उस आधार को हम बच्चे का उच्च सोचने का आधार मानेंगे, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसी बालक की मानसिक प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन के लिए बाल मनोविज्ञान विधि है। यानी किसी बालक की मानसिक प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों का अध्ययन करना है तो उसके लिए आपको कौन सी विधि जो है सहायक होगी? ऑप्शन ए साक्षात्कार विधि, ऑप्शन बी व्यक्तिगत अध्ययन विधि, ऑप्शन सी निरीक्षण अथवा वही दर्शन विधि, ऑप्शन डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इन सभी विधियों से हम बच्चे के मानसिक प्रक्रिया और व्यवहारों का अध्ययन कर सकते हैं। कौन कौन सी विधि हैं? साक्षात्कार विधि यानी इंटरव्यू, व्यक्तिगत अध्ययन इंडिविजुअल, और ऑप्शन सी है निरीक्षण अथवा वही दर्शन, ऑब्जर्वेशन एंड। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किस बात का ध्यान आपको रखना है? ऑप्शन ए इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यावहारिक करने पर जोर दिया जाता है, ऑप्शन बी इसमें सिद्धांतों के रटने पर जोर दिया जाता है, ऑप्शन सी इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है, ऑप्शन डी इसमें केवल बालक के नैतिक एवं सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यावहारिक करने पर जोर दिया जाता है। किसमें? प्रगतिशील शिक्षा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आप पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। आपने अपने अनुभवों के आधार पर पाया कि बहुआ बहुआयाम छात्र निपुण होते हैं। बहुआयाम छात्र निपुण होते हैं। ऑप्शन ए केवल खेलकूद में, ऑप्शन बी केवल शिक्षण कार्यों में, ऑप्शन सी कई प्रकार के कौशलों में, ऑप्शन डी सभी उद्दंड कार्यों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कई प्रकार के कौशलों में। बहुआयामी छात्र, बहुआयामी यानी कि मल्टी इंटेलिजेंस जो बच्चे होते हैं वो कई प्रकार के कौशलों में निपुण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये किसका कथन है? यानी कि बच्चे अपने ज्ञान का खुद निर्माण करते हैं, खुद ही सोचते हैं और खुद ही अपने कंसेप्ट बनाते हैं। तो ये जो कथन है किसने दिया था? ये दिया था जीन पियाजे ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति आवश्यक है। खेल पद्धति है ना, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति आवश्यक है। ऑप्शन ए बच्चों के समाजीकरण में, ऑप्शन बी भूगोल के सिद्धांतों हेतु, ऑप्शन सी आर्थिक सिद्धांतों हेतु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बच्चों के समाजीकरण में। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति से हम बच्चे के समाजीकरण का विकास कर सकते हैं, और तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, यह तथ्य संबंधित है। विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, यह तथ्य संबंधित है। ऑप्शन ए निरंतरता के सिद्धांत से, ऑप्शन बी व्यक्तिगत अंतर के सिद्धांत से, ऑप्शन सी विकास क्रम की एकरूपता के सिद्धांत से, ऑप्शन डी एकीकरण के सिद्धांत से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी निरंतरता के सिद्धांत से, है कंटिन्यूअस, है ना। जो विकास होता है हमारा कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया, यानी कि जो हमारी जो है गर्भ से कब्र तक चलती है ना, इसलिए जो है कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से डेटिंग किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? निम्नलिखित में से डेटिंग किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था,
ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोर अवस्था, ऑप्शन डी पूर्ण अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी किशोर अवस्था। किशोर अवस्था जो है, डेटिंग अवस्था जो है किशोर अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति की छात्राओं के समक्ष आने वाली शिक्षण संबंधी समस्याएं हैं। अनुसूचित जाति यानी पिछड़े वर्ग के जो छात्राएं हैं उनके समक्ष आने वाली क्या समस्या हो सकती हैं। ऑप्शन ए माता पिता की आर्थिक समस्याएं, ऑप्शन बी छात्रों की सामाजिक अभिवृत्ति, ऑप्शन सी उच्च जाति के शिक्षकों का छात्रों के प्रति उदासीन व्यवहार, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ये सभी समस्याएं अनुसूचित जाति की छात्राओं के समक्ष हो सकती हैं या होती हैं। माता पिता यानी वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, चाहे इनकी सामाजिक अभिवृत्ति होती है ना, और ये इस तरह का कई स्कूलों में देखा जाता है कि जो पिछड़े जाति के बच्चे होते हैं उनसे जो है एक व्यवहार की भी समस्या होती है। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा के बच्चों के भावों और विचारों का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम साधन होगा। भावों और विचारों यानी कि फीलिंग्स एंड थिंकिंग्स का जो है मूल्यांकन करना चाहते हैं बच्चे की, तो आपके लिए सर्वोत्तम साधन होगा। ऑप्शन ए बच्चों के शारीरिक विकास की तुलना करना, ऑप्शन बी बच्चों के भाषा विकास की जानकारी प्राप्त करना, ऑप्शन सी अपने विद्यालय में बच्चों की ज्ञानात्मक जांच करना, ऑप्शन डी बच्चों के अभिभावकों की शैक्षिक योग्यता की जांच करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बच्चों के भाषा विकास की जानकारी प्राप्त करना। तो इस तरीके से अब ये जो हमारा वीडियो है यहाँ पर ख़त्म होता है, और ये जो है पार्ट 9 हमारा ख़त्म होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।